हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। तो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना बेस्ट दिया है एग्जाम के अंदर। तो इस टाइम पर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइम पर ही आपका चिल पीरियड है, आप थोड़ा रेस्ट करिए। फेस्टिव सीजन है, आप दिवाली को एंजॉय करिए, दिवाली सेलिब्रेट करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए एंड उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक लेने के बाद फिर आप अपनी सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ठीक है जी। एंड जो बच्चे बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी उनके लिए आधी जर्नी बाकी है, अभी उनके 4 एग्जाम्स और बाकी है। तो आप अपने फुल जोश के साथ अपने बाकी 4 एग्जाम्स को और अच्छे तरीके से परफॉर्म करिए उनके अंदर एंड यू विल डेफिनेटली रॉक इन योर एग्जाम्स। एंड आप अपने थोड़ा टाइम रखिए दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, 3-4 घंटे जो पूजा का टाइम होता है उस टाइम पे थोड़ा दिवाली के लिए भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। एंड उसके अलावा आप अभी अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए एंड नेक्स्ट ईयर आप अच्छे तरीके से धूमधाम से आप दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी हमारा टैक्सेशन का पेपर कंप्लीट हुआ था कल, इंटरमीडिएट का। तो आज हम उस पेपर का एक रिव्यू करेंगे कि पेपर की लेंथ क्या थी, पेपर का लेवल क्या था, पेपर इजी था, मॉडरेट था या हार्ड पेपर था। तो ये सब भी आज हम डिस्कस करेंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं एंड जिनका अभी सेकंड ग्रुप पेंडिंग है, तो वो प्लीज़ ये वीडियो आज ना देखें। वो जब उनके सभी एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो वापस से आकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड रहेगी। बट वो आज अपना टाइम इस चीज़ में ना लगाए, वो अभी अपनी आगे के पेपर्स की प्रिपरेशन करें एंड वो इस वीडियो को आज के लिए बंद कर दें। ठीक है जी। एंड जो बच्चे जिन्होंने केवल सिंगल ग्रुप दिया था वो इस वीडियो को देख सकते हैं ओनली फॉर योर रेफरेंस कि आप पेपर किस टाइप का था। एंड अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका मई 2024 या अपकमिंग अटेम्प्ट्स के अंदर पेपर है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि पेपर का लेवल किस टाइप से होता है, पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आज हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेक्शन ए, ये पार्ट 2 लिख रहा है क्योंकि पार्ट 1 हमारा एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो पार्ट 2 यानी कि डेस्क्रिप्टिव पेपर, उसका सेक्शन ए। तो उसके अंदर ये इनकम टैक्स के 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 में से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी एंड बाकी रिमेनिंग 3 में से हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी वाला, तो ये फुल लेंथ क्वेश्चन होता है। इसके अंदर हमारी टोटल इनकम पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन वैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट सभी बड़ी सिंपल है, इसके अंदर कोई भी यूनिक एडजस्टमेंट नहीं है, सारी सिंपल और डायरेक्ट एडजस्टमेंट है। बट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ठीक है जी। तो इन्होंने यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाकर दे रखा है, उसमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पे आपको जैसे हम करते थे अपनी क्लासेस में भी, तो आपको पीजीबीपी के लिए इनकम अगर आपको कंप्यूट करनी है तो आप यहाँ नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करिए। फिर यहाँ पर इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट फ्रॉम फर्नीचर दे रखा है, तो इन्हें रेस्पेक्टिव हेड्स के अंदर ले जाइए। हाउस प्रॉपर्टी को HP हेड के अंदर एंड रेंट फ्रॉम फर्नीचर ये आपका IFRS हेड के अंदर जाएगा, इसे यहाँ से लेस कर दीजिए। एंड उसके बाद ये आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द सेल्स आर बाय द अकाउंट पे चेक और थ्रू बैंक ट्रांसफर। तो इसका मतलब यहाँ पर 44 AD अगर आपको ऑप्ट करना है तो यहाँ पर आपको 6% का रेट लगेगा। ठीक है जी। तो ऑन द ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर आपको 6% के रेट से यहाँ पर आपका 44 AD में प्रेजेंटिव टैक्सेशन की इनकम निकलेगी। आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का दे रखा है कि ओवर वैल्यूड है एंड ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ओवर वैल्यूड है, तो वो आपको एडजस्टमेंट किस टाइप से करनी है वो हमने डिस्कस करी हुई है। रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड GST लाइबिलिटी का 5000 पेड ऑन 1 May 2023। तो क्वेश्चन हमारा कब तक का है? तो क्वेश्चन था हमारा 31 March 2023, यानी कि आपने प्रीवियस ईयर के बाद 1 May 2023 को GST की लाइबिलिटी आपको पे करनी थी, वो आपके रेट्स एंड टैक्स के अंदर इंक्लूड थी, वो आपने पे करी थी 1 May 2023 को। तो ये आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले कर दी, तब भी आपका 43B के अकॉर्डिंगली ये आपको अलाउ हो जाएगा। तो ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे करे हैं 7000 रुपीज़ की, तो ये यहाँ पर आपको अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी की इनकम। ये आप जब HP की इनकम कंप्यूट करेंगे तो वहाँ पर आप इसे लेस कर दीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस को। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर 25,000 है जो आपने डोनेशन दिया नेशनल चिल्ड्रन फंड को, तो ये यहाँ पर आपकी अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है, ऐसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर को एड बैक कर दीजिए एंड आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं फ्रॉम द टोटल इनकम। एंड अ पेमेंट फॉर लैपटॉप परचेज ऑन 15 May 2022 फॉर 60,000। तो यहाँ पर आपने एक लैपटॉप परचेज करा है 15 मई को, तो आपका पीरियड ऑफ ये यहाँ पे आपका पुट टू यूज ग्रेटर देन 180 डेज है। तो इस केस में यहाँ पर आपको ये जो आपने लैपटॉप परचेज करा है तो ये आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसे एड बैक कर दीजिए। एंड इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 40% वो यहाँ पर आप फुल रेट से, क्योंकि आपका ग्रेटर देन 180 डेज आपके पुट टू यूज हुआ है तो फुल रेट आपका 40% का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आप लेस कर देना। ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपने पे करे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के अंदर है 30,000 पेड इन कैश ऑन 1 September 2022। तो आपने 30,000 कैश के अंदर पे करा है। तो 48(3) बोलता है कि अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं इन अ डे इन कैश एक्सीडिंग 10,000 तो आपका डिसअलाउएबल होता है, वो आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं होता। बट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के केस में अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं तो वो लिमिट आपकी बढ़कर 35,000 रुपीज़ हो जाती है एंड यहाँ पर आपने 30,000 रुपीज़ पे करा है तो आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। He incurred a loss of ₹8,000 on sale of equity shares on 10th of Feb 2023 which were purchased on 10th of June 2022। तो 10th जून 22 में खरीदते हैं, Feb 23 में बेच दिए, यानी कि इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 12 मंथ है।
तो अगर ये लिस्टेड है अनलिस्टेड है इस टाइप का कुछ भी नहीं बताया गया, बट स्टिल यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 12 मंथ है, तो ये इन एनी केस ये आपका शॉर्ट टर्म ही होगा, तो यहाँ पर आपका लॉस हो गया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। ठीक है जी। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप इसे अगर इक्विटी शेयर्स को लिस्टेड मानना चाहते हैं तो ये आपका STCL हो जाएगा, तो आप इस पर 15% वाला टैक्स रेट लगेगा। वैसे ये आपका लॉस है तो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1200 एज डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क रॉन्गली चार्ज एट 15%। तो आपके डेप्रिसिएशन के अंदर 1200 रुपये है जो कि डेप्रिसिएशन है ट्रेडमार्क पर, जो कि आपने 15% पे लगा दिया। तो ट्रेडमार्क आपका इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट होता है 25%। तो यहाँ पर आपको 1200 15% है, तो यहाँ पे आप इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करिए। 1200 अगर 15% है तो ये आपकी फुल वैल्यू निकल जाएगी ट्रेडमार्क की, फिर उसके ऊपर आप 25% लगाकर, तो ये जो 1200 है आप इसे एड बैक कर दीजिए और फिर उसमें से 25% को लेस कर देना। ठीक है जी। या आपका जो एक्सेस निकल कर आता है 10% वाला, आप उसे भी लेस कर सकते हैं। तो जिस भी टाइप से आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है आप उस टाइप से दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपने डिपॉजिट कराया 50,000 रुपीज़ इन PPF अकाउंट एंड पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 60,000, तो आपके डिडक्शन का पार्ट है। 80C के अंदर आप इसके डिडक्शन ले सकते हैं। और इंटरेस्ट पे करा है 70,000 रुपीज़ का ऑन द लोन अवेल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज वाइफ। तो अपने स्पाउस के लिए उसने लोन लिया है, एजुकेशन लोन, तो यहाँ पर 80E के अंदर इसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी इसके अंदर यूनिक एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। बट यहाँ पर ये थोड़ा लेंथी है। लेंथी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा कि इसकी टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेबल कंप्यूट करना है मिस्टर प्रमोद का हमें। क्या 3 सर्कमस्टांसेस के अंदर, पहला कि अगर बिजनेस प्रॉफिट को कंप्यूट करा जाता है एज पर द नॉर्मल प्रोविजन एंड वो ऑप्ट करता है 115 BSE को, यानी एक बार 115 BSE को ऑप्ट करने के साथ एक बार बिना 115 BSE को ऑप्ट करे एंड एक बार 4480 के हिसाब से। तो आपको 3 बार ये क्वेश्चन करना था। पहले आपको निकालने थे नॉर्मल प्रोविजन की इनकम, फिर आपको एक बार निकालनी थी 115 BSE के हिसाब से इनकम एंड टैक्स, फिर आपको एक बार निकालना था 4480 के हिसाब से इनकम एंड टैक्स। तो 3 बार आपको कैलकुलेशन करके 3 तरीके से बताना था, फिर आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एडवांटेजियस है। तो जिसके अंदर भी सबसे कम टैक्स बनेगा वो वाला एडवांटेजियस है। इस वजह से क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंथी है, बट ये इजी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम रखेंगे इजी प्लस लेंथी कैटेगरी में। ठीक है जी। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेट येस और नो वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया। तो सेक्शन 9 आपसे चेक करा गया। सेक्शन 9 के अंदर तो फर्स्ट था आपका हायर चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ मशीनरी सिचुएटेड इन इंडिया। मशीनरी आपकी सिचुएटेड इन इंडिया है, तो ये आपका इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया है, चाहे आपने हायर चार्जेस कहीं भी पे करें। तो फर्स्ट का आंसर यस। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन इंडिया। तो ये हमने बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। तो ये बिजनेस कनेक्शन से बाहर कर दिया गया था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन है एंड उसे केवल वो सिनेमेटोग्राफी फिल्म की शूटिंग करने के लिए इंडिया के अंदर आता है, तो जो इनकम होगी वो यहाँ पर बिजनेस कनेक्शन की इनकम नहीं मानी जाएगी एंड इसलिए यहाँ पर इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो इसका आंसर नो। कैपिटल गेन अराइजिंग थ्रू अ ट्रांसफर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बीइंग आउटसाइड इंडिया। इस बात से कोई मतलब नहीं, रजिस्ट्रेशन एंड कंसिडरेशन कहाँ पे करा जा रहा है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया है, तो इससे होने वाली इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया आपकी मानी जाएगी यस। ठीक है जी। तो ये यस लिख रहा है, आप इसे क्रॉस मत समझना। अलाउंसेस पेड बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो अगर गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया को कोई भी पेमेंट करती है, वो सर्विस दे रहा है आउटसाइड इंडिया बट वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे दे रहा है, तो इसलिए ये भी इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। इसका भी आंसर यस है। पास्ट पीरियड फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये यहाँ पर केवल रेमिटेंस है, यहाँ पर आपने कोई भी इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया आपकी नहीं होगी, केवल रेमिटेंस है। आपने पहले अर्न करी, अभी आप उसे इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर इसका आंसर नो। ठीक है जी। गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग इन इंडिया। अब नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर आके शादी कर रहा है एंड उसे यहाँ पे कोई गिफ्ट मिल गया, तो इसलिए ये उसकी इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। इस टाइप का हमने कोई भी प्रोविजन सेक्शन 9 के अंदर नहीं पढ़ा था, तो इसका आंसर भी आपका नो होगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था एंड ये आपका कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं था, केवल यस और नो आपको बताना था। इसके रीजंस भी आपको नहीं बताने थे, केवल यस नो आपको ये लिखना था। तो इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट बी। मिस्टर संजय हैज फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है। तो ये 4 इनकम दे दी। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर संजय, केवल टैक्सेबल इनकम निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इफ ही इज अ नॉन रेजिडेंट एंड इफ ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि RNOR एंड इफ ही इज NR नॉन रेजिडेंट। तो NR के केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्टिव और अराइज और डीम्ड टू बी एक्टिव और अराइज इन इंडिया। केवल ये 2 इनकम आपकी टैक्सेबल होती है इन द केस ऑफ NR एंड इन द केस ऑफ RNOR ये 2 इनकम टैक्सेबल होती है, प्लस आपकी एक एडिशनल इनकम और टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर कि अगर आपका कोई इनकम है फ्रॉम द बिजनेस विच इज सेटअप आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम द इंडिया और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो RNOR के केस में वो भी आपकी टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर। एंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ROR के केस में आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। तो वो ROR इसने पूछा नहीं है, तो केवल RNOR एंड NR की अभी हम बात करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड्स,
1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। तो इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं, यानी कि बाहर के बॉन्ड्स हैं, विदेशी बॉन्ड्स हैं आपके, तो ये आपके ना एनओआर के केस में टैक्सेबल होते हैं, ना एनआर के टैक्स केस में टैक्सेबल होते हैं, बट जितना आपको रिसीव हो गया इंडिया के अंदर वो टैक्सेबल होगा इन द केस ऑफ बोथ। तो ये आपके 60,000 का 1/3 यानी कि 20,000 रुपीज आर के लिए भी टैक्सेबल होगा, RNOR के लिए भी टैक्सेबल होगा एंड एनआर के लिए भी टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट ₹5,000 अगेंस्ट अ लोन गिवन टू हिम टू रन अ बिजनेस इन इंडिया। अब आपने किसी नॉन रेजिडेंट को कोई लोन दिया एंड उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, एंड वो जो लोन दिया उस नॉन रेजिडेंट ने उस लोन का क्या करा, उससे वो इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है। तो ये हमने पढ़ा था सेक्शन 9 के अंदर कि अगर कोई लोन दिया जाता है तो अगर उस लोन पे चाहे वो रेजिडेंट दे चाहे वो नॉन रेजिडेंट दे या गवर्नमेंट दे, अगर कोई लोन दे रहा है एंड उससे वहां पर बिजनेस करा जा रहा है इंडिया के अंदर, तो इस केस में वो आपकी जो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम होगी तो आपकी टैक्सेबल होगी इन इंडिया। ठीक है जी, तो आपकी इनकम डीम टू एफडी और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। तो इस केस में दोनों के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। 25 कितना लोन मिला, कितना इंटरेस्ट मिला आपको, 5,000 रुपीज। तो ये RNOR के केस में भी टैक्सेबल होगा एंड एनआर के केस में भी टैक्सेबल होगा। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम अखिल अ रेजिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विस गिवन टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पर फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे करी जा रही है, बट वो किसके लिए पे करी थी, यहाँ पर बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए। तो अगर बिजनेस इन इंडिया होता तो इस केस में ये भी टैक्सेबल होता है इन इंडिया के अंदर, बट ये बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो इसलिए ये दोनों के ही केस में टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका 25,000 आउट ऑफ विच 15,000 वर रिसीव्ड इन इंडिया, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब बिजनेस आपका हो रहा है श्रीलंका के अंदर बट कंट्रोल करा जा रहा है इंडिया से, तो ये RNOR के केस में तो फुल इनकम यानी कि 25,000 आपकी फुल टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर, बट एनआर के केस में जितना आपको रिसीव हुआ यानी कि 15,000 रुपीज केवल ये आपके टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर बी का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, तो ये भी हमारा इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हमारा इजी था बट लेंथी था। सेकंड का ए पार्ट हमारा इजी शॉर्ट था, बी पार्ट इजी शॉर्ट था। सी पार्ट, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो यहाँ पे टीडीएस के प्रोविजंस पूछे जा रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग केसेस विद रेफरेंस टू एवाई 2023-24। अब यहाँ पर फर्स्ट क्या है आपका फर्स्ट पार्ट, XYZ a resident partnership firm is in retail business buying fabric material regularly from ABC। तो XYZ आपका buyer, a resident proprietorship firm and ABC आपका seller। डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 आर एस फॉलोज। तो यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन कितने की हुई, तो 40 लाख, 60 लाख, 72 लाख। तो ये 72 लाख रुपीज की यहाँ पे टोटल सेल वगैरह हुई यहाँ पे हमारी टोटल ट्रांजेक्शन। XYZ अचीव a gross turnover of ₹12 crore from the business during the financial year 21-22। अभी ये फाइनेंशियल ईयर किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है असेसमेंट 23-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो इसके प्रेसिडिंग ईयर में, इसके प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर XYZ यानी कि बायर की टर्नओवर 12 करोड़ रुपीज थी, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। तो यहाँ पे हमने सेक्शन पढ़ा था 194 क्यू कि अगर बायर कौन होता है कि जिसकी टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो, अगर वो 50 लाख रुपए से ऊपर के गुड्स परचेज करता है तो 50 लाख रुपए से एक्सेस वाला जो अमाउंट है उसके ऊपर से 0.1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ठीक है जी, तो ये बायर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि इसकी इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, तो इसलिए 194 क्योंकि एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। एंड यहाँ पर इसने जो ट्रांजेक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो अभी 72 लाख रुपीज की हुई है यानी कि 50 लाख रुपीज से ज्यादा की हुई है, तो इसे टैक्स डिडक्ट करना होगा। तो किस टाइप से, तो यहाँ पे 40 लाख रुपीज पे तो कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करना। 2 जुलाई 2022 को ये 50 लाख से एक्सेस हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सेस वाला अमाउंट है 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर 0.1% का टैक्स डिडक्ट करना होगा। एंड 4 अगस्त को 12 लाख के ऊपर 0.1% का टैक्स डिडक्ट करना होगा XYZ को। ठीक है जी, तो ये टीडीएस के प्रोविजन है। सॉरी, एंड द ग्रॉस टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 टर्न्स आउट टू ₹9 करोड़। तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या टर्नओवर है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर देखनी होती है। तो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी 12 करोड़ थी, तो यहाँ पर आपको टीडीएस के प्रोविजन से अप्लाई हो जाएंगे। ग्रॉस बिजनेस टर्नओवर ऑफ एबीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज ₹6 करोड़। तो यहाँ पर जो आपका सेलर है उसकी टर्नओवर 6 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे 2060 बना हमने पढ़ा था सेलर के केस में, तो अगर सेलर किसे बोलते हैं, सेलर की इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की टर्नओवर होती है, तो यहाँ पर सेलर की टर्नओवर 6 करोड़ रुपए है, तो ये सेलर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। एंड वैसे भी हमने पढ़ा था अगर 2060 बना एंड 194 क्यू दोनों की एप्लीकेबिलिटी रहती है तो 194 क्यू विल प्रिवेल। तो इस केस में वैसे भी यहाँ पे आपके टीडीएस के प्रोविजंस पूछे जा रहे हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर केवल 194 क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना है कि XYZ को टीडीएस डिडक्ट करना है, कितना कितना एंड कौन कौन सी डेट पर, ये आपको बताना था सिंपल। इसका सेकंड पार्ट, will your answer be same if the gross turnover of XYZ during the financial year 21-22 includes 4 करोड़। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर उसकी ग्रॉस टर्नओवर के अंदर 4 करोड़ टुवर्ड्स द सप्लाई ऑफ मटेरियल फॉर चैरिटेबल पर्पस होता, तो अब ये चैरिटेबल पर्पस से जो उसने सप्लाई करी मटेरियल की, तो ये इसका बिजनेस पर्पस नहीं है, ये इसकी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। उसकी टोटल टर्नओवर कितनी है, 12 करोड़, माइनस कर देते हैं अगर हम 4 करोड़, तो ये हमारा निकल कर आता है 8 करोड़।
तो वहाँ पे वर्ड लिखा गया है सेक्शन 184 क्यू के अंदर कि टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है जी। तो अब ये यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी और बिजनेस की टर्नओवर तो केवल 8 करोड़ रुपीज ही रह गई, तो ये बायर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इस केस में यहाँ पर एक्सवाइजी के ऊपर 194 क्यू के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे एंड उसे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। Second, MJ, a part-time director of ABZ Private Limited, was paid an amount of rupees 2,49,000 as commission on sales, which was not in the nature of salary for the period 1st of April 2022 to 31st March 2000। अब ये पार्ट टाइम डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं जो कि सैलरी नहीं है, तो सैलरी नहीं है तो यहाँ पर 194 जे की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे 194 जे के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। थर्ड, मिस्टर कुमार, आ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एजेड 86 ईयर, इज अ रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इनकी एज है 86 ईयर। He gets pension of rupees 72,000 per month. He has his saving bank account with Bank of Baroda, a bank notified by the central government under section 194P। 194P हमने पढ़ा था पेंशनर वाला, ठीक है जी। Has received the interest on saving account 15,000 during the previous year 22-23। His pension is also credited in this account। तो जिस अकाउंट के अंदर उसे सेविंग इंटरेस्ट आ रहा है बीओबी के अंदर, उसी में उसकी पेंशन को क्रेडिट करा जा रहा है। In the same bank, he has deposited 10 lakh in term deposit at the rate of 7% simple interest on 1st of July 2022 सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने 194 पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट यानी कि सुपर रेजिडेंट जिनकी 75 ईयर्स से ज़्यादा की एज है एंड उनकी केवल पेंशन की इनकम है एंड वो जिस बैंक के अंदर आ रही है, मतलब उनकी पेंशन की इनकम है और उनकी पेंशन से अलग केवल इंटरेस्ट इनकम है, पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा उनकी कोई और इनकम नहीं है एंड उनका जिस अकाउंट के इंटरेस्ट आ रहा है उसी अकाउंट में उनकी पेंशन आ रही है, तो इस केस में यहाँ पर जो बैंक है उसे टीडीएस डिडक्ट कर लेना है उनकी टोटल इनकम कंप्यूट करके एंड इस केस में सीनियर सिटीजन को यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल नहीं करती, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये मिस्टर कुमार के केस में वो बीओबी के अंदर उनका अकाउंट है, वहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है एंड वहीं पे उन्हें पेंशन आ रही है सेम अकाउंट के अंदर, तो उन्हें यहाँ पर अपनी रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करनी एंड बीओबी उनका टैक्स डिडक्ट कर लेगा, ठीक है जी। ही हैज़ नो अदर इनकम, उनकी कोई और इनकम नहीं है। ही हैज़ नॉट ऑप्टेड सेक्शन 115 बीएससी, 115 बीएससी को ऑप्ट नहीं कर रहे। डिस्कस रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑल्सो, तो मिस्टर कुमार को यहाँ पर कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, उनकी जो भी टोटल इनकम बनेगी वो प्रॉपरली कैलकुलेट करके सारा का सारा टीडीएस डिडक्ट कर लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा और वो जमा करा देगा सरकार को, ठीक है जी। तो यहाँ पर मिस्टर कुमार को रिलैक्सेशन मिल जाएगा फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो हमारे ये तीनों टीडीएस का पार्ट भी हमारा ये इजी था एंड शॉर्ट था, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं थी, सारे सिंपल थे। तो हमारा पूरा का पूरा सेकंड क्वेश्चन इजी प्लस शॉर्ट। थर्ड, मिस्टर आर्यन, a resident individual aged 58 years, sells unlisted shares in a private sector company on 17th May 2022 for रुपये 10 लाख। The shares were bought on 1st of August 2012। तो 12 में खरीदे, 22 में बेचे, पीरियड ऑफ होल्डिंग 10 ईयर्स का हो गया, तो ये यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर्स है, तो ये आपके यहाँ पर हो गए लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म हो गई कैपिटल एसेट फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख रुपए के खरीदे थे, 10 लाख रुपए के बेच दिए और 2,000 रुपए का खर्चा हो गया, तो अब ये इसका कैपिटल गेन निकाल देना। फिर मिस्टर आर्यन ने डिपॉजिट कर दिया 5 लाख रुपए इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 15th of January 2023 बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। अब इसने 5 लाख रुपए जमा करा दिए सीजीआईएस अकाउंट में। अप्रैल 2024 में इसने विड्रॉ करे 4,50,000 और उसने परचेस कर लिया एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली ऑन 1st of May 2024। तो इसने सेल करे थे 17 मई को एंड उसके 2 साल के अंदर अंदर इसने परचेस कर लिया 4,50,000 रुपए का एक घर। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सेक्शन 54F। वो क्या बोलता था कि आप कोई भी फालतू एसेट बेच के फ्लैट खरीद लो, तो वहाँ पे आप 54F की एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते थे। तो यहाँ पर इसने 10 लाख रुपए इसका टोटल कंसिडरेशन था, उसमें 2,000 रुपए का इसका खर्चा था, 2 लाख रुपए की इसकी कंसिडर मतलब वो थी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड यहाँ पे आप इसे इंडेक्सेशन कर देना, तो उसके हिसाब से आप इसका पहले कैपिटल गेन निकाल दो। अब इसने टोटल इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या थी 10 लाख रुपए। 54F में हमने क्या पढ़ा था कि कंसिडरेशन के प्रोपोर्शनेट आपको एग्जाम्पशन मिलती है, तो 10 लाख रुपए इसकी टोटल कंसिडरेशन थी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड इसने डिपॉजिट कितना करा 5 लाख रुपए। तो इसे जिस साल के अंदर इसने ट्रांसफर करी उस साल में इसका 50% जो भी इसका कैपिटल गेन निकलेगा उसका 50% एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54F एंड बाकी का 50% आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। एंड अब जो बाद में इसने 5 लाख जमा करे थे बट इसने यूज करे केवल 4,50,000 रुपए, तो अभी यहाँ पे 50,000 रुपए अनयूटिलाइज रखे, तो जो 50,000 रुपए अनयूटिलाइज रह गए इसका ये प्रोपोर्शन निकाल कर फिर मतलब प्रोपोर्शन किस टाइप से निकालेंगे कि टोटल 10 लाख रुपए था उसका 50,000 का प्रोपोर्शनेट करके वो भी यहाँ पर आपका टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर जब ये 1st of May 2024 यानी कि आपका असेसमेंट है 25-26 के अंदर, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपकी टैक्सेबिलिटी निकल जाएगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर एवर 23-24, तो वो आपका 50% चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा क्योंकि 50% सीजीएस के अंदर आ गया। और फिर टैक्स ट्रीटमेंट आपको बताना है अनयूटिलाइज्ड अमाउंट का, तो जो 50,000 रुपीज आपका अनयूटिलाइज है वो फ्यूचर ईयर के अंदर आपका टैक्सेबल हो जाएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। Miss Nalima, a resident of Delhi, was employed by LMN up to 15 March 1992.
At the time of leaving LMN Limited, she was paid 3,50,000 leave salary, out of which 59,000 was exempted from tax under section 1010AA. तो उसे यहाँ पर 3,50,000 रुपये मिले थे, उसमें से एग्जाम्प्ट वाला पोर्शन दिया था. Thereafter, she joined CD Private Limited and received 4,40,000 as a leave salary at the time of retirement on 31st of December 2022. In addition, she received a gratuity of ₹12 lakh from the employer. She is not covered under the payment of gratuity act. तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होती. तो इसके लिए जो भी आपकी हमने पढ़े थे रूल्स की, ग्रेचुटी किस टाइप से एग्जाम्प्ट वाली ग्रेचुटी निकालनी होती है, उस तरीके से आप फॉलो करके इसकी एग्जाम्प्ट ग्रेचुटी निकाल लीजिए. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. तो इन्होंने इसकी 11 महीने की सैलरी दे रखी है, तो हमें लेटेस्ट 10 ईयर्स देखने होते हैं, तो 5 महीने वाले ले लेना एंड 5 महीने वाले ले लेना. उसके हिसाब से आप इसकी सैलरी निकाल लो टोटल, एंड उसके हिसाब से आप इसकी मतलब ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन निकाल लो एंड इसकी लीव एनकैशमेंट की एग्जाम्पशन निकाल लो. अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि जब आप इसकी लीव एनकैशमेंट की एग्जाम्पशन निकालेंगे तो उस टाइम पे जो आपको पहले मिला था तो वो भी आपको कंसिडर करना है वाइल कंप्यूटिंग दी ऑल द लिमिट्स. जैसे आपको स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख रुपए की है, तो उसके लिए वो भी कंसिडर करनी है आपको जो पहले आपको मिल चुका. ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर कर लेना. एंड सेकंड यहाँ पर आपका पॉइंट कौन सा ध्यान देना है आपको, तो यहाँ पे लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस इनका 45 डेज है. तो कंपनी की पॉलिसी है कि आप 45 डेज साल की छुट्टी, मतलब साल के अंदर 45 डेज की छुट्टी ले सकते हैं. बट इनकम टैक्स के अंदर आप मैक्सिमम जो अलाउेबल है ये लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए, तो यहाँ पर आप 30 डेज तक की ही छुट्टी यहाँ पर आप ले सकते हैं इन अ ईयर. ठीक है जी, तो अब ये 14 ईयर्स की इसकी टोटल ड्यूरेशन ऑफ सर्विस थी. तो 14 ईयर्स के हिसाब से इसकी जो पॉलिसी के हिसाब से, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से इसकी कितनी छुट्टियां बनती हैं, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 45, उसमें से 90 ले चुकी, तो जो बाकी बची उसके हिसाब से इन्होंने इसके बता दिया 18 मंथ की इसकी अभी बाकी क्रेडिट है इसके पास. बट इस टाइप से आपको कंप्यूट नहीं करना, आपको करना है 14 मल्टीप्लाई बाय 30, उसमें से 90 ये ले चुकी, तो जो इसकी बचेंगी उसे फिर आप मंथ के अंदर कन्वर्ट करके उसकी इतनी क्रेडिट होंगी, तो इसके हिसाब से आपको इसका लीव एनकैशमेंट निकालना था. तो ये इसके अंदर ध्यान देने वाली बात थी. एक तो आपके 30 डेज लेना है, एंड सेकेंडली आपकी जो पहले लीव एनकैशमेंट आपको मिल चुका वो भी आपको कंसिडर करना है वेल कंप्यूटिंग दी एग्जाम्प्ट अमाउंट अंडर सेक्शन 1010AA. ठीक है, एंड उसके बाद उसे सी रिसीव्ड 5,20,000 फ्रॉम द URPF ऑफ विच शी वाज अ मेंबर. ठीक है, तो 5,20,000 इसे URPF में से मिले और उसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपए, तो ये एग्जाम्प्ट होता है, ये कोई टैक्सेबल नहीं होता. ठीक है, मतलब टैक्सेबल ही नहीं होता. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 2,10,000 रुपए, तो ये टैक्सेबल होगा एज प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3). ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 60,000, तो ये आपका IFRS के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 50,000, तो ये भी आपका एज सैलरी इन प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी आपका 17(3) के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा. तो इस टाइप से आपको ये सैलरी का क्वेश्चन था. तो ग्रेचुटी आपको निकालनी है, टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी आएगी, लीव एनकैशमेंट निकालना है, एंड ये आपको यहाँ पर ये 4 चीज़ों का आपको टैक्स ट्रीटमेंट बताना है कि किस टाइप से टैक्स ट्रीटमेंट होगा. तो ये भी आपका सिंपल, मतलब सिंपल नहीं, इसे हम मॉडरेट क्वेश्चन बोल देंगे, क्योंकि इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी थी. मॉडरेट प्लस शॉर्ट ही था, मतलब कोई लेंथी क्वेश्चन तो ही नहीं है. From the following, calculate the taxable amount under the proper head of income for the financial year 22-23 of Mr. L, who is resident and 56 year old. The region should form part of your answer. ठीक है जी, तो अब हमें इसकी टैक्सेबल अमाउंट बताना है कितना है. तो इसे डिविडेंड मिला 50,000 रुपीज़ का अप्रैल 22 के अंदर. डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी LMN लिमिटेड एट इट्स AGM हेल्ड इन October 21. तो इसे डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड की इनकम IFRS की इनकम हो जाएगी आपकी. IFRS के अंदर ले जाना है इसे 50,000 रुपीज़ को. एडवांस फॉरफिटेड अमाउंट अमाउंटिंग टू ₹1 लाख ऑन 1st of May 2022, तो आपने एडवांस फॉरफिट कर लिया, तो ये 56/9 के अंदर आपका IFRS की इनकम हो जाएगी. ठीक है जी. कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ अ मैरिज ऑफ सन, तो मैरिज ऑफ सन पे आपको 51,000 रुपये का कैश गिफ्ट मिला. अगर इंडिविजुअल की खुद की मैरिज होती है तब उसे कोई गिफ्ट मिलता है, तो वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट रहता है 56/10 के अंदर. बट अगर आपके सन की मैरिज के लिए मिलता है तो इस केस में ये इंडिविजुअल के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 56/10 IFRS. During the financial year 22-23, he received 99,000 as pension from employer of deceased wife, तो ये आपका IFRS के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, चलिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी. मिस्टर जय, a resident individual, furnished the following particulars of his income and other details for the previous year 22-23. तो अभी इसने अपनी इनकम बता दी. इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स 40,000 रुपीज़. ठीक है. इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है, कैजुअल इनकम होगी अभी. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन हरियाणा, हरियाणा यानी कि इंडिया के अंदर ही इसकी एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हो रही है, तो ये एग्जाम्प्ट इनकम है आपकी, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट. डिविडेंड इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी ग्रॉस दे रखी है, ठीक है, ये आपकी IFRS की इनकम. एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कलेक्टिंग द अफर्सेड डिविडेंड, तो आपको कलेक्ट करने के लिए आपने एक्सपेंडिचर करा, तो ये आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था IFRS के चैप्टर के अंदर कि डिविडेंड की इनकम के परसेंट आपको कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउेबल होता है, कि आपने जो डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए अगर कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे करा, केवल वो वाला एक्सपेंडिचर आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर होता है, वो भी टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20% ऑफ द डिविडेंड.
ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसे यहाँ पे लेस मत करना। साइकिलिंग बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई 1,50,000, पीजीबीपी का पार्ट बनेगा। लोन फ्रॉम द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। अब यहाँ पर आपने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल की, ठीक है। यहाँ पे 35AD से कंफ्यूज मत हो जाना। 35AD के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, या तो आप कहते हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस और फॉर शुगर, वहाँ पे एडिबल ऑयल कोई पॉइंट नहीं था। तो आपने एडिबल ऑयल के लिए कोई वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाई है तो वो 35AD का बिजनेस नहीं है आपका, तो वो आपके नॉर्मल बिजनेस की है, ये नॉर्मल बिजनेस की आपकी इनकम हो गई, ठीक है। शेयर्स ऑफ लॉस फ्रॉम पीआर एसोसिएट अ फर्म हैविंग 4 इक्वल पार्टनर इन विच ही इज अ पार्टनर। तो ये पार्टनरशिप फर्म से इसे शेयर ऑफ लॉस मिला, तो ये भी इसकी पीजीबीपी की इनकम होगी, पीजीबीपी की इनकम में से इसे लेस कर देना, ठीक है। फॉलोइंग आइटम हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021, ये 2021 से लेकर आया। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसे आप मतलब यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर 115 BSc को ऑप्ट नहीं कर रहा तो किसी भी हेड के परसेंट आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो 37,000 का लॉस आपको यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड करके लाए हैं, एंड अभी आपको इस साल में इनकम हुई है 40,000 रुपीज़ की, तो इन दोनों को आप एक आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, ये ना ही आपका सेटअप होता ना ही कैरी फॉरवर्ड होता, तो ये आपका बेकार का लॉस है, इसे यहाँ से हटा दीजिए, ये आपको ये भी ब्रॉट फॉरवर्ड करके नहीं लाए। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पीजीबीपी में से ले लेना। स्पेकुलेशन का लॉस है, तो ये स्पेकुलेशन का लॉस केवल स्पेकुलेशन के इनकम के परसेंट ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं, एंड इस साल में आपकी कोई भी स्पेकुलेशन की इनकम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर लेना, मतलब अगले साल में ले जाना। Mrs. Jay, wife of Mr. Jay, got a salary of rupees 1,20,000 from PR Associates during the year 22-23. She is not qualified for the job. Okay. अब यहाँ पर ये आपकी स्पाउस है, तो ये क्वालिफाइड नहीं है जॉब के लिए, बट इन्हें यहाँ पर सैलरी मिल रही है जिसमें इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब उसके स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एंड फिर मतलब इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एंड उसके स्पाउस को वहाँ से कोई भी सैलरी रिम्यूनरेशन मिलता है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, यानी कि उसके पास कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके बिना उसे वहाँ से कोई भी सैलरी मिलती है, कोई भी रिम्यूनरेशन मिलता है, तो वो इंडिविजुअल्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाता है, क्लब हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो 1,20,000 रुपये मिले मिसेज जै को, तो वो भी मिस्टर जै के हैंड्स में क्लब हो जाएंगे। तो ये सेट ऑफ का क्वेश्चन प्लस क्लबिंग के प्रोविजंस आपसे टेस्ट कर लिए गए, तो इसे मिस्टर जै के हाथ में क्लब कर देना 1,20,000। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये कंप्यूटेड है या नहीं है, तो 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले लेना, ठीक है जी। और आपको इसकी ग्रॉस टोटल इनकम बतानी है 115 BSc में, वो सॉरी इग्नोरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BSc, तो 115 BSc को इग्नोर करना है, यानी कि आप HP का जो आपका लॉस है उसे भी आप किसी भी हेड के परसेंट आप सेट ऑफ कर सकते हैं। मिस्टर सूरज एन इंडियन सिटीजन गिव्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 22-23। तो उसकी इनकम है प्रोफेशन से, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, कंट्रीब्यूट कर दिया उसने यूलिप में, प्लान फॉर द स्पाउस, ठीक है, तो ये डिडक्शन मिल जाएगी आपको 80C में। चेक डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ठीक है, तो ये आपको 80G की डिडक्शन मिलेगी 100% विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट, ठीक है। चेक डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए कर रहे हो तो 100% मिलेगी विद लिमिट। चेक डोनेशन टू अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, तो पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए दी, तो यहाँ पर आपको मिलेगी 50% विद लिमिट, ठीक है। तो जो आपकी विदाउट लिमिट है उसे तो डायरेक्ट दे देना, जो विद लिमिट वाली है उसके लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल लेना, और उसके बाद 100% और 50% आप दे देना। तो ये आपकी 80G का क्वेश्चन था, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका। एंड उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ टैक्स कैलकुलेशन एट सोर्स फॉर द ओवरसीज रेमिटेंस, तो 2061G, तो 2061G को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा। एंड ये उसके बाद यहाँ पे आपको TRP का क्वेश्चन है कि एलिजिबल पर्सन कौन होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करती है, पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू एक्ट एज रिटर्न प्रिपेयर कौन होता है। तो ये दोनों आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई भी आपको एक करना था, तो ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब ये यूजुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको सिंपल है, आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पे हमारे डायरेक्ट टैक्स का कंप्लीट हो जाता है पेपर, तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स के पेपर को एनालाइज करें, तो डायरेक्ट टैक्स के पेपर के अंदर हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा हमारा लेंथी था, क्योंकि उसके अंदर 3 तरीके से इन्होंने पूछा, 3 अलग अलग कंपटीशन करवाए, नॉर्मल प्रोविजन में, 115 BSc में, 44 AD में, तो इस वजह से वो थोड़ा लेंथी था। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपके कोई भी मतलब इस टाइप से कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। बीच बीच में 1-2 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि मतलब थोड़े से ट्रिकी थे। ट्रिकी भी कैसे थे कि वो यूजुअली आपसे एग्जाम्स के अंदर टेस्ट नहीं करे जाते, मतलब रूटीन पॉइंट्स नहीं थे, थोड़े नए पॉइंट्स थे। लाइक हमने पढ़ा था वो 30 डेज वाला, जैसे लीव एनकैशमेंट के लिए, या हमने जो मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस में जो हमने इनकम कंप्यूट करी थी, तो वो एक नया क्वेश्चन, थोड़ा वो अलग, जो मतलब रूटीन क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन आया था, तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा लग सकता है। तो इसलिए इस पेपर को मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर आपका मॉडरेट प्लस लेंथी भी, मतलब हम इसे मॉडरेट ही देंगे,
ज़्यादा केवल मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं ये केवल डायरेक्ट टैक्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मैंने जीएसटी का पेपर नहीं देखा, जीएसटी का पेपर किस टाइप से था वो मुझे नहीं पता। तो जीएसटी के पेपर को अगर हम पूरा एग्रीगेट बेसिस पे देखें तो मे बी ये डिफरेंट हो सकता है इसका व्यू, बट जो मैंने डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से मैं व्यू बताता हूँ तो आपका मॉडरेट पेपर था एंड इसकी लेंथ भी मॉडरेट थी, कोई ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन लेंथी था, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका एज सच लेंथी नहीं था। ठीक है जी, तो इसी के साथ ही हमारा पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हो गया एंड ये मैंने आपको केवल ऊपर से ओवरव्यू बेसिस पे अभी पूरा का पूरा बताया, मैंने वन बाय वन पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाया। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो के अंदर। तो ये केवल मैंने आपके रेफरेंस के लिए कि जिससे बच्चे टेंशन लेते रहते हैं कि पता नहीं पेपर के अंदर हमने क्या गलत करा क्या सही करा, तो उसके रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पर अभी ये ओवरव्यू आपको डिस्कस करवा दिया कि किस टाइप से क्या क्या थी, क्या क्या एडजस्टमेंट थी। जब इसका ये आईसीआई इसका सजेस्टेड आंसर निकाल देंगे उसके बाद हम इसे एक बार सजेस्टेड आंसर्स के साथ भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है एंड जो आपके फ्रेंड्स थे जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए थे, जिनके केवल फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड ग्रुप वालों के साथ प्लीज़ शेयर मत करना। जो फर्स्ट ग्रुप वाले थे उनके साथ इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए कि उनका एग्जाम किस टाइप से हुआ। एंड अगर कोई आपके फ्रेंड्स है जिनका अपकमिंग अटेम्प्ट है May 24 November 24, उन्हें एग्जाम का पैटर्न जानना है, एग्जाम की क्वालिटी जाननी है, पेपर की क्वालिटी, पेपर का लेवल जानना है, तो आप उनके साथ भी इसे शेयर कर दीजिए एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। एंड इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली को एंजॉय करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए एंड खूब सारा आप मजे करिए, मिठाइयाँ खाइए एंड बाद में फिर 3-4 दिन का जब ये आपका रेस्ट हो जाएगा, 1-2 हफ्ते आराम से रेस्ट करने के बाद फिर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए आगे दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू, गुड बाय, साइनिंग ऑफ।